स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा से बड़ी खबर। हरियाणा में बीजेपी सरकार पर गहराया संकट। 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। धर्मपाल गौंदर, रणधीर गोलान ने समर्थन वापस ले लिया है। सोमवीर सांगवान ने भी सरकार से समर्थन वापस लिया। 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सबसे बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। धर्मपाल गौंदर, रणधीर गोलान ने समर्थन वापस ले लिया है। सोमवीर सांगवान ने भी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, जहां पर ये हरियाणा सरकार संकट में घिरती हुई दिख रही है और यहां पर जो 3 निर्दलीय विधायक थे उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है सरकार से। 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और अब हरियाणा सरकार मुश्किलों में घिरती हुई दिखाई दे रही है। 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने कह दिया है कि वो बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं और अपना समर्थन वो कांग्रेस को देंगे। हरियाणा से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी सरकार पर संकट गहराता हुआ दिख रहा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। ये बड़ी खबर। विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है और धर्मपाल गौंदर, रणधीर गोलान इसमें शामिल है। ये 3 विधायक जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। सोमवीर सांगवान निर्दलीय विधायक है ये, जिन्होंने बीजेपी को समर्थन देकर सरकार में मदद की थी और सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी बीजेपी यहां पर। और ऐसे में अब हरियाणा में बीजेपी सरकार पर संकट गहराता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहां पर इन 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस को अपना समर्थन देने की बात कर रहे हैं। तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार पर ये गहरा संकट आता हुआ दिख रहा है। बीजेपी सरकार को समर्थन कर रहे 3 निर्दलीय विधायकों ने साथ छोड़ दिया है और ऐसे में बीजेपी की नायब सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है। दरअसल 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। समर्थन वापस लेने वाले निर्दलीय विधायक हैं चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, नीलाखेड़ी से विधायक धर्मपाल गौंदर और पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन। सरकार के पास इस वक्त 43 विधायकों का समर्थन बचा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को देने का ऐलान कर दिया है, जबकि निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पहले से ही सरकार से अलग हो चुके हैं। तीनों निर्दलीय विधायकों ने कहा कि वो सरकार की नीतियों से खुश नहीं थे, लिहाजा बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। 90 सीटों वाले हरियाणा विधानसभा में फिलहाल 88 विधायक हैं। बहुमत का आंकड़ा 45 है। बीजेपी के पास 40 विधायक है, जबकि 6 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन इन्हें हासिल था। इनमें से 3 ने अब समर्थन वापस ले लिया है। ऐसे में देखा जाए तो हरियाणा की सैनी सरकार के पास मौजूदा वक्त में 43 विधायक ही बचे हैं। तो 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार पर यह संकट गहराता हुआ दिख रहा है। इन 3 निर्दलीय विधायकों ने कहा है कि वो अपना समर्थन कांग्रेस को देंगे। तो विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और हरियाणा में यूं कहे कि बीजेपी सरकार पर अब ये संकट गहराता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार यहां पर अल्पमत में आ गई है। 43 का आंकड़ा बीजेपी के पास बचा है, जबकि 90 सीटें हैं और ऐसे में 46 सीटें यहां पर होनी चाहिए सरकार बनने के लिए। और देखिए, क्योंकि ये जानकारी आई है मेरे पास भी, कई विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी। देश के अंदर हालात मैं पहले ही बता रहा हूँ, पूर्णतः भाजपा के खिलाफ बन चुके हैं। प्रदेश में बदलाव निश्चित है और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है। भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। जो इन्होंने 48 विधायकों की लिस्ट दी थी, उसमें से और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता वीना अरोड़ा से। वीना, तो एक तरह से ये माना जाए कि बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो गई है, सरकार अल्पमत में आ गई है।
वीना, आवाज पहुंच रही है आपको? जी गीतू। जी। एक तरह से ये माना जाए कि हरियाणा में जो सरकार है वो संकट में है और अल्पमत में बीजेपी की सरकार आ गई है, और क्या जानकारी इसको लेकर? जी गीतू, बिल्कुल। अभी 25 तारीख को चुनाव है और 4 जून को नतीजे आने हैं, लेकिन इससे पहले ही कहीं ना कहीं जो हरियाणा की सरकार है वो भंग होती हुई नजर आई हुई है, क्योंकि हरियाणा की 90 विधानसभाओं में से 88 सीटों में से 43 जो विधायक हैं वो नायब सैनी सरकार के पास रह गए हैं। 43 जो है वो नायब सैनी के पास रह गए हैं, बाकी के जो 45 हैं वो विपक्ष में सामने आ गए हैं, क्योंकि जजपा के जो 6 निर्दलीय विधायक थे उनमें से जो 3 निर्दलीय जजपा के विधायक थे, उन्होंने अपना समर्थन भाजपा से वापस लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को दे दिया है। और निर्दलीय विधायकों का ये कहना है कि वो भाजपा की नीतियों से बहुत दुखी है। ऐसे में कहीं ना कहीं अभी बताया गया था कि एक अल्पमत के बारे में बताया गया है, जबकि इसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब विधायकों ने समर्थन वापस किया है और 45 कांग्रेस के समर्थन में है और 43 नायब सैनी सरकार के पास है, नायब सैनी सरकार को बंद करके पर दोबारा की विधानसभा चुनाव का सामना जो है वो करना होगा। कहीं ना कहीं के सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरह 25 तारीख को चुनाव है, अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा 90 में से 78 विधानसभाओं में रैलियां कर चुकी है और अभी 10 तारीख के बाद लगातार स्टार प्रचारकों का आना भी शुरू हो जाएगा और उनकी रैलियां भी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार है कहीं ना कहीं के गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और वीना, कारण क्या रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन 3 निर्दलीय विधायकों ने अचानक अपना समर्थन वापस ले लिया है? तीसरे फेज की वोटिंग आज हुई है और मतदान भी हम देख रहे हैं कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी गिरता जा रहा है, और ऐसे में क्या कुछ वजह इससे हम लिंक कर सकते हैं? जी, ये तो मैं बताना चाहूंगी कि जब अभी जब पीछे अगर 12 मार्च की बात करें तो यहाँ पर एकदम ही जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जगह नायब सैनी को दे दी गई थी। सुबह की चर्चाओं में लगातार शाम तक चर्चा चल रही थी कि दोबारा से मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर है दोबारा से शपथ लेंगे, लेकिन शाम तक होते होते नायब सैनी की सरकार बना दी थी, जिसके चलते हरियाणा के जो गृह मंत्री थे अनिल विज भी नाराज हो गए, क्योंकि जब मंत्री नायब सैनी ने प्रोटेस्ट दिया था तो गृह मंत्री वहां पर पहुंचे नहीं थे, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी थी और उन्होंने सरकार प्रचार से भी कहीं ना कहीं अभी दूरी बनाई हुई है। लेकिन उनका ये कहना है कि लेकिन भाजपा का खुल कर रहेंगे। लेकिन अगर हम निर्दलीय विधायकों की नाराजगी की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी जो 6 निर्दलीय विधायक थे इनको नायब सैनी के मंत्रिमंडल के विस्तार में कहीं पर भी जगह नहीं दी गई, जबकि रणजीत चौटाला जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस नाराजगी के चलते जो तीनों विधायक थे भाजपा के जिन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया है, उनका ये कहना है कि भाजपा नीतियों से वो दुखी है, कहीं ना कहीं वो किसी मंत्रिमंडल के या कहीं ना कहीं विस्तार में जगह चाहते जो सरकार की ओर से उनको लगता था की गई है, अनदेखी की गई है, जिसके चलते उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है और कांग्रेस को समर्थन दिया है। और जो बिल्कुल बिल्कुल वीना, अब देखना होगा कि आखिर सरकार इस संकट से कैसे उबरती है, क्या कुछ जुगत लगाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ ये मतदान और 12 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान आज हुआ था और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान समाप्त हो चुका है। तो तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान समाप्त हो चुका है, संपन्न हो चुका है। 12 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान हुआ था। तो आज 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान किया गया और शाम 5 बजे तक 60.2% वोटिंग दर्ज की गई है। तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया है। 12 राज्यों और एक यूटी की 93 सीटों पर यह मतदान आज हुआ है। तीसरे चरण का मतदान आज समाप्त हो चुका है। शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान संपन्न हो गया है, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। तो थर्ड फेज जो थी वोटिंग की वो आज संपन्न हो चुकी है। तीसरे चरण का ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि किसी भी तरह की छिटपुट घटनाएं भी कहीं देखने को नहीं मिली है। कुल मिलाकर ये जो फेज था, थर्ड फेज था वोटिंग का, वो शांतिपूर्ण रहा, कोई तनाव की खबर नहीं सामने आई। तो तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है।
और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद जुड़ गए हैं बदायूं से, और इसके साथ साथ कंचन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वहीं शुभम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। तो जानना चाहेंगे, फिलहाल आज थर्ड फेज ऑफ वोटिंग रहा है, और कंचन, सैफई की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो किस तरह से मतदान रहा, क्या ये शांतिपूर्ण रहा या कोई छिटपुट घटनाएं भी यहाँ पर इस दौरान देखने को मिली? लोकसभा सीट पर आज हमने पूरे सभी बूथों पर अपना घूम कर पूरा जाना कि किस तरीके से पूरा माहौल है, ईसीआई की क्या तैयारियां की गई थी, पुलिस प्रशासन कितना सशक्त था, उम्मीदवारों की तरफ से क्या तैयारियां की गई थी। तो कहीं ना कहीं सैफई सीट पे शांतिपूर्वक मतदान हो चुका है, शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। और आपको बता दूं कि बेहद ही अच्छे तरीके से मतदान हुआ, भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल कर आए। यदि बात करें हम, जैसे पिछले 2 चरणों में देखा था कि धूप में लोग निकल के नहीं आ रहे थे, लेकिन सैफई में इस तरीके कोई माहौल नहीं देखा गया। लगातार सुबह 7 बजे से ही लोग शुरू हो गए थे और 6 बजे तक लोगों ने का आना जाना लगातार मतदान बूथ पे लगा रहा। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि आज जिस प्रकार से सैफई की सीट पे मतदान हुआ है और जिस प्रकार से लोगों का रुझान सामने निकल कर आया है, तो कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प लड़ाई सीट पे होने वाली है। यदि बात करें सपा की, तो उम्मीदवार डिंपल यादव है यहाँ से, उनकी ये यदि बात करें मुलायम सिंह की, तो उनकी सीट हुआ करती थी। उनके देहांत के बाद उपचुनाव में डिंपल यादव यहाँ से उपचुनाव उन्होंने जीता था। उसके बाद इस बार सपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार भी बनाया है, तो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में ये आज का मतदान होता हुआ नजर आया है। जिस प्रकार से लोगों से हमने बातचीत करी और पूरा सिनेरियो जानने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं हाँ, पिछले 2 चरणों में कम मतदान हुआ था, लेकिन आज की इस मैनपुरी सीट पे बेहद ही अच्छा मतदान की प्रतिशत ज्यादा अच्छी हुई है। बिल्कुल कंचन, हमारे साथ और भी संवाददाता लगातार बने हुए, शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत रहा है, क्या वजह इसकी रही और आज क्या कुछ रहा मतदान के दौरान? देखिए, बिल्कुल 3 चरणों में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कम वोट पड़े हैं और सबसे ज्यादा उस सीट पर वोट पड़ी जिसकी चर्चा पूरे देश में, यानी बारामती, जो हॉट सीट महाराष्ट्र का माना जा रहा था, जहां पर एक ही परिवार के 2 लोग आमने सामने थे। वहां पर जो आंकड़े सामने आए कि 45.68% वोटिंग हुई। ओवरऑल अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 53% वोटिंग हुई। तो आप सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो सियासी घटनाक्रम हुआ है उसका ये नतीजा है कि महाराष्ट्र में इस वक्त वोटिंग कम पड़ते हुए दिखाई दे रही है। 3 चरण हो गए, नतीजे वही साफ है। अपील किया जा रहा है लगातार कि वोट डालिए, घरों से बाहर निकलिए, मतदान करें, लेकिन उसके बावजूद भी मतदान नहीं हुआ। देखिए 45% वोटिंग उस जगह पे हो रही है जहां शरद पवार का गढ़ हो। शरद पवार बड़े नेता माने जाते हैं महाराष्ट्र के, केंद्र में अपना दबदबा रखते हैं, वहां पर 45% वोटिंग हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के मतदाता जो है कितनी उनके अंदर नाराजगी है। इसके अलावा माढ़ा विधानसभा क्षेत्र में एक ईवीएम मशीन में एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर वहां पर आग लगा दी थी। हालांकि उसे पुलिस ने हिरासत में ली है। तो हालांकि ये घटना घटी है महाराष्ट्र में। उसके अलावा 2 और ऐसी घटनाएं घटी जो पूरी ध्यान झकझोर किया है। देखिए जो शरद पवार के दूसरे भतीजे हैं रोहित पवार, उन्होंने ट्वीट करके अपने ही चाचा पर भती आरोप लगा दिए कि चाचा जी सीट जीतने के लिए लोगों को पैसे बांट रहे हैं। एक वीडियो भी ट्वीट कर दिया। इस तरह की घटनाएं आज महाराष्ट्र में सामने हुई और वोटिंग जो परसेंटेज एक बार फिर से कम रहा महाराष्ट्र में, वो होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसे सुधारना होगा, क्योंकि सिर्फ अब 2 चरण रह चुके हैं महाराष्ट्र में वोटिंग में, 13 तारीख को और 20 मई को। तो इस वजह से लोगों को जागरूक करना होगा और लोगों से अपील करनी, घरों से बाहर निकले, मतदान करें, क्योंकि मतदान नहीं होगा तो जो वोटिंग परसेंटेज है वोट नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे में ये जो सीटें, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो जीत का इस वक्त ख्वाब देख रही हैं, वो कहीं न कहीं उनके ख्वाब अधूरे रह सकते हैं। इस वजह से लोगों से अपील करनी हुई कि वोट, घर से बाहर निकले, वोट करें। लेकिन उसके बावजूद भी 3 चरण में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की बजाय कम होते हुए दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद शुभम इस पूरी जानकारी के लिए। और हमारे साथ प्रमोद भी बदायूं से जुड़े हैं। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे, बदायूं की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से मतदान रहा, क्या यहाँ पर कोई घटना देखने को मिली है, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ मतदान निपट गया? क्योंकि यहाँ प्रधान शिवपाल सिंह आदित्य यादव चुनाव लड़ते हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं गिरिजा के हिसाब से वो तो भारतीय जनता पार्टी में मैदान है। हालांकि ये पहले से ही चर्चा में थे धर्मेंद्र यादव
धर्मेंद्र यादव सांसद रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से, वह भी जो है मुलायम सिंह यादव के प्रकार से है, प्रधान बढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का। मुलायम सिंह यादव खुद यहाँ से जो है सांसद बने थे, रामगोपाल भी यहाँ से गए थे, कितने भी किया था। उसके बाद धर्मेंद्र यादव के बाद पहले धर्मेंद्र यादव का नाम आता है, उसके बाद जिस तरह से शिवपाल सिंह का नाम आता है, उसके बाद से शिवपाल सिंह अपने क्षेत्र के राजनीति में अहदे तक पहुंचाने के लिए अपने क्षेत्र आदित्य यादव के सौंपे देते हैं और वो चुनाव लड़ाते हैं। जिस तरह से समीकरण बने और संगठन का टिकट काटकर दिग्विजय सिंह खाते से मिला, दहेज से सीट बहुत हॉट सीट हो गई थी, बहुत चर्चा में हुई थी। बहुत प्रशासन से और पार्टियों की ओर से लगातार बड़े रैली आयोजन हुए, संबोधन भी हुए। प्रधानमंत्री मोदी देशा पे आकर आंवला और बधाई दोनों सीटों की जनसभा की। योगी आदित्यनाथ ने 2 बार आकर यहाँ पर बड़ी बड़ी जनसभा की है। प्रदेश अध्यक्ष आए और तमाम लोग जिस तरह से आए और आज जिस तरह से मतदान हुआ है, मतदान शुरू में सुबह से ही कुछ भीड़ मतदान केंद्रों पर थी, लेकिन कहीं न कहीं बाद से वह भीड़ हल्की होती चली गई और लास्ट में भीड़ तो जो है मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे तक देखी गई, लेकिन मतदान प्रतिशत कोई अच्छा नहीं रहा। हालांकि मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ दर्शकों से कि इस बार जिस भीड़ का जो परसेंटेज डाउन हुआ, उसका बेनिफिट भाजपा को चलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ कंचन भी लगातार बनी हुई है। कंचन, अगर हम सफाई की बात करते हैं तो इस बार जिस तरह से नेक टू नेक फाइट की बात कही जा रही थी, क्या आपको माहौल यहाँ पर जनता का दिखाई दिया? किन मुद्दों को लेकर लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, लगातार जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस पार्टी और तमाम 28 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं 2024 का लोकसभा चुनाव, तो कहीं ना कहीं यदि ये मुद्दे लगातार पार्टियों का यही है कि बेरोजगारी, युवा, किसान, इन सभी मुद्दों को लेके आज जनता ने अपना मतदान किया है। हमने कई लोगों से बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना था, नौजवानों से भी बातचीत की, तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि नौकरियां, किसानों के लिए समस्याओं का हल होना चाहिए, तो बेरोजगारी, किसान, युवा, नारी की शक्ति के लिए बात होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये तमाम वो मुद्दे थे और जिन्हें इंडिया अलायंस की तमाम 28 पार्टियां लगातार उठाती आई हैं। यही वो 5 मुद्दे हैं जिन्हें सभी पार्टियां कहती आई हैं और यही विश्वास दिलाती आई हैं अपनी चुनावी रैलियां हो, चाहे भाषण के दौरान की तमाम पार्टियों के राजनीतिक सीनियर लीडर्स यही बोलते आए हैं कि हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर आज जनता के बीच में पार्टियां जब अपनी रैलियों में उतरी थी और इन्हीं मुद्दों पर आज जनता ने मतदान किया है। यदि बात करूं मैं सैफई की, तो सैफई में अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिली है। तमाम लोगों से बातचीत की, हमने यही सामने निकल कर आया कि यही वो 4-5 मुद्दे थे, बेरोजगारी, किसान, युवा, जिनके ऊपर आज मतदान हुआ और कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नजर आ रहे थे अपने मतदान करते हुए, मतदान का उपयोग करते हुए। लेकिन अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा, हमें इंतजार करना होगा 4 जून का, जब तक रिजल्ट ना आए। बिल्कुल। और अगर हम जिस तरह से बात करें लगातार कि यहाँ पर क्या मुद्दे छाए हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार हो रहा है उसमें से तो मुद्दे गायब हो चुके हैं, लेकिन जनता की अपनी खुद की एक सोच है, वो चाहती है कि जिस सरकार को वो चुने वो उनके लिए बेहतर काम करे। लेकिन सैफई में क्योंकि जिस तरह से सपा का दबदबा है, तो क्या ये अभी भी कायम आपको दिख रहा है वहाँ पर, या लोगों का कुछ डाइवर्जन बीजेपी की तरफ भी हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं सैफई की सीट मुलायम सिंह यादव जो कि सपा के प्रमुख थे, संस्थापक थे, उन्होंने यहाँ से अपनी लगातार अपनी राजनीति की है। उसके बाद जब उनका देहांत हुआ तो उपचुनाव में उनकी बड़े बेटे की बहू डिंपल यादव ने यहाँ से उपचुनाव जीता था। उसके बाद अब सपा ने उन्हें कैंडिडेट बनाया। तो कहीं ना कहीं यदि बात करें, ये यादव और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और कहीं ना कहीं सभी जितने भी लोगों से हम मिले हैं, इन दो बात करें सारी सभी वर्गों की, तो सभी वर्ग यहाँ पे शामिल होते हैं, लेकिन मुस्लिम और यादवों को यहाँ पे गढ़ माना जाता रहा है। और जो कि बात करें मुस्लिम और यादवों की, तो कहीं ना कहीं सपा को उनका वोट जाता रहा है और सपा में डिंपल यादव के प्रशासन से कहीं ना कहीं ये सभी लोग संतुष्ट नजर आए, हमें लगातार उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। यदि बात करें सैफई की, तो कहा जा सकता है कि सपा के पक्ष में आज मतदान जनता ने किया है, ऐसा हमें लोगों से बातचीत करके महसूस हुआ है। जी बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तो और ज़्यादा अपडेट के साथ एक बार फिर लौटेंगे। और फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का।
और आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के तहत आज 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर मतदान किया गया। और क्या कुछ आज दिन भर का हाल रहा, इसको लेकर हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे आखिर आज किस तरह से मतदान हुआ है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, 12 राज्यों की 93 सीटों पर आज मतदान हुआ है और सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान चला, जिसमें अगर 5 बजे तक के आंकड़ों की हम बात करते हैं वोटिंग परसेंटेज की, तो ये 60% तक दर्ज की गई है। मतदान के राज्यवार आंकड़ों के अनुसार शाम 5 बजे तक सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। असम में 74.9% मतदान हुआ और सबसे कम महाराष्ट्र में 53.4% वोटिंग हुई है। तो पीएम मोदी ने आज अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में भी मतदान किया। वहीं पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सपा प्रमुख अखिलेश यादव, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी सहित कई दिग्गजों ने वोट डाला। बता दें कि 93 सीटों पर 1351 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनमें 120 महिलाएं शामिल हैं। और इन सीटों पर किस्मत आजमा रहे दिग्गज नेताओं में गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, पोरबंदर से मनसुख मांडविया और राजेश और हमारे साथ अरुण भी जुड़ गए हैं। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजेश, अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। राजेश, अगर आज के मतदान की हम बात करते हैं तो किस तरह से आज का मतदान रहा और क्या किसी तरह की कोई अप्रिय घटना यहां से देखने को मिली? लोगों ने मतदान का विरोध भी किया था और लोगों का कुछ मांगे थी, प्रशासन के आश्वासन के बाद लोगों ने मतदान भी किया था। और वही बात अप्रिय घटना की, तो एक पीठासीन पदाधिकारी की मौत हो गई थी और मौत होने का वजह हार्ट अटैक बताया गया था। जी, अरुण भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, अगर हम बात करते हैं, आज तीसरे फेज की वोटिंग हुई है, किस तरह से लोगों का रुझान रहा? बरेली से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से यहाँ पर लोगों ने मतदान किया, किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान किया है? वोटिंग शुरू हुई है, उसके बाद लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में पहली बार तो हिस्सा लिया और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश की। मौसम थोड़ा सा सुहाना रहा, लेकिन दोपहर आते आते मौसम के अंदर गर्मी आ गई। उसके बाद वोटिंग परसेंटेज भी धीरे धीरे घटती चली गई। और बात करूँ बरेली की, तो बरेली के अंदर एक तरीके से कह सकते हैं कि आमने सामने की टक्कर थी और मैच बहुत ही डिफिकल्ट था भारतीय जनता पार्टी के बीच और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है प्रवीण सिंह ऐरण, उनके बीच। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दोनों जो प्रत्याशी हैं अपने आप में महारथी हैं। जो छत्रपाल गंगवार की है भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहे और आरएसएस के अंदर भी वो कार्यरत रहे हैं, उसके प्रचारक रहे हैं। और उनके पक्ष में आकर खुद मोदी ने, योगी ने और बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, उन्होंने बरेली में आकर उनके पक्ष में वोट मांगे थे, रैलियां की थी, सभाएं की थी। वहीं दूसरे प्रत्याशी जो प्रवीण सिंह ऐरण है, वो अपने आप में अपनी छवि रखते हैं, अच्छी छवि रखते हैं। बरेली की जनता जो है उनको पसंद करती है, प्यार करती है। और लगातार जो बरेली से जो लगातार 8 बार के जो सांसद रहे थे संतोष गंगवार, उनका टिकट काटकर नया जो प्रयोग किया गया था इस बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस बार वो प्रयोग विफल होता हुआ दिखाई देगा। बरेली की जनता ने इस बार हो सकता है कि बदलाव की जो एक चाहत थी, मैंने कई सारे वोटर से बात करी, मैंने युवा वोटर से बात करी, मैंने नए वोटर से बात की, मैंने बुजुर्ग वोटर से बात की और जो तमाम जो लोगों से मैंने बात की, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक दिल में मलाल सा रहा कि लगातार 8 बार के सांसद रहे, लेकिन उन्होंने बरेली के लिए कुछ नहीं करा। फैक्ट्रियां यहाँ जो बंद थी, कई बार उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियां चालू होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। बरेली का जो रोजगार है वो बिल्कुल ही खत्म है। और शिक्षा के मामले में जो हब माना जाता है बरेली, यहाँ से लोग बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद बाहर नौकरी करने जाते हैं, तो सबसे ज्यादा उनके जो पेरेंट्स हैं उनको इस बात का दुख रहता था कि मेरा बच्चा पढ़ता तो यहाँ है लेकिन नौकरी करने के लिए यहाँ से बाहर जाता है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं बदलाव की लहर इस बार बरेली में देखने को मिले और प्रवीण सिंह ऐरण कहीं बढ़त बनाते हुए कई कई जगहों पर नजर आए हैं। जी बिल्कुल राजेश, और क्या आपको भी लगता है कि इसी तरह के मुद्दे लोगों पे आज हावी रहे हैं क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं और कुछ जगह हमने देखा काफी कम वोटिंग हुई है, तो क्या यहाँ भी कुछ ऐसी ही हवा चल रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सुपौल की जो तस्वीर है, सुपौल के युवा वोटर्स जो रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने वोट किया है। लोगों का साफ तौर पर कहना था कि मैं उनको वोट करूंगा जो क्षेत्र का विकास करे।
और कहीं ना कहीं तो परिणाम ही सामने आएंगे और परिणाम चौंकाने वाले होंगे। आखिर युवाओं ने किस मुद्दे पे वोट किया, वोटरों ने जो है किस मुद्दे पे वोट किया। वही वोट प्रतिशत की तो सुपौल में शाम 6 बजे तक 62% से ज्यादा मतदान हुए हैं। जी बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता कंचन भी जुड़ी हुई हैं। कंचन, अगर हम सफाई की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर बेरोजगारी भी एक मुद्दा है और किस तरह से आप देख रही हैं, क्या यहाँ पे जो महिला वोटर्स थी उनका क्या रुझान रहा, कितना उत्साह और जोश उनमें दिखाई दिया? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जब हमने लोगों से बात की थी वोटिंग बूथ पर जाके, पोलिंग बूथ पर जाके, तो कहीं ना कहीं लोगों का सामने निकल कर आया था कि बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आज जब मतदान करने के बाद अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वहाँ पे भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा उठाया था कि तमाम भाजपा तमाम तरीके की बातें कर रही है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे उन्होंने भी उठाए थे। यदि वो इन मुद्दों को उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी से, जनता से जो हमने बात की थी, उन्होंने भी सेम मुद्दे उठाए थे। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर युवा जो है थोड़े नाराज है। उनका कहना है कि बेरोजगारी है, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। लगातार जिस प्रकार से पेपर लीक का मामला, हमने कई लोगों से बात की थी, युवाओं से बात की, तो पेपर लीक का एक बहुत ही बड़ा मामला सामने निकल कर आया था। हर युवा पेपर लीक की बड़ी बात कर रहा था। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की बात हो रही थी, महंगाई की बात हो रही थी कि जिस प्रकार से बेरोजगारी है और दिन पे दिन महंगाई होती जा रही है, तो महंगाई को लेकर भी एक मुद्दा नजर आया था। यदि बात करें महिलाओं की, तो कहीं ना कहीं महिलाएं संतुष्ट नजर आई थी अपनी सुरक्षा को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन बात करें महिलाओं की सुरक्षा और उनकी शिक्षा की, तो ये मुद्दा ज़रूर महिलाओं ने उठाया था कि आगे भी जिस प्रकार से हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ तमाम तरीके की शिक्षा उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये तमाम वो मुद्दे थे जो विपक्षी गठबंधन में आता आ रहा है लगातार शुरुआत से, और यही ज़मीनी स्तर पर हमें देखने को भी मिले। महिलाओं की बात करें तो यदि सुरक्षा को लेकर एक बड़ा शिक्षा बराबरी का हक मांगने की बात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी का मुद्दा एक बड़ा बेहद, और पेपर लीक का मुद्दा सामने निकल कर आया था। बिल्कुल कंचन, क्या लग रहा है सफाई में, क्या बीजेपी की सेंधमारी हो सकती है? देखिए मैं आपको बता दूं, तमाम तरीके की कोशिशें लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों कर रहा है। यदि बात करें चुनावी रैलियों की और उनके संबोधन की, तमाम तरीके के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगातार आ रहे हैं। जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयानबाजी की थी कि हमने अगले 25 सालों का पूरा लेखा जोखा कर लिया है तैयार, हमारे पास विजन है 25 सालों का, और पिछले 10 सालों का पूरा लेखा जोखा हमारे पास हमारे काम का है। लेकिन यदि बात करें सपा की, तो उसके पास कुछ भी नहीं है, ना पिछला कोई लेखा जोखा है, ना है आगे आने वाले 25 वर्षों का उनका कोई विजन है। वहीं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमने ये सवाल अखिलेश यादव जी से पूछा था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था यदि वो अपने पिछले 10 सालों के लेखे जोखे की बात करते हैं, तो महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की समस्या अभी तक क्यों खत्म नहीं है। तो देखिए ये चुनावी रैलियां हैं, चुनावी संबोधन है, जिसमें लगातार सभी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है। लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों की, जनता के मुद्दों की लड़ाई कौन लड़ता है, ये तो मतदान शुरू हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान हो गया। पहले 2 चरणों में बेहद ही कम वोटिंग हुई थी, लेकिन तीसरे चरण में यदि बात करें, कुछ राज्यों में अच्छी देखने को मिली है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में भी कम वोटिंग देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं 6 जून को जब रिजल्ट सामने आएंगे तो पता चलेगा जो कम वोटिंग हुई है वो सरकार के पक्ष में थी या विपक्ष में थी, क्योंकि अभी भी किसी भी तरीके के अनुमान हुए हैं। अरुण, आपसे हम जानना और समझना चाहेंगे, फिलहाल जो यहाँ पर लोग मौजूद थे उस वक्त कितनी भीड़ आपको दिख रही थी मतदान केंद्रों में, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है। तो अगर हम बरेली की बात करते हैं, तो यहाँ पर कितना मतदान हुआ और कितना जोश लोगों में दिखाई दिया? फर्स्ट टाइम वोटर्स को लेकर अगर बात करें तो उनमें कितना उत्साह दिखा? बटा हुआ बरेली है। यहाँ अक्सर आप देखते होंगे कि जब भी कोई चीज या क्योंकि यहाँ पे आला हजरत जो है, आला हजरत से जुड़े हुए लोग भी बहुत सारे। तो मैं अगर मुस्लिम समुदाय की बात करूँ, तो मुस्लिम समुदाय ने एक तरफा ही वोट किया है, एक तरफा ही उन्होंने अपना नेता चुनने की कोशिश की है, या यूँ कहूँ कि बदलाव करने की कोशिश की है। वही हिंदू वोटों में मुझे इतना उत्साह नहीं दिखाई दिया। और मैं जिन बूथों पर गया, मैंने वहाँ देखा है कि कहीं पर 17 बूथ थे के मतदान केंद्र, कहीं पे 24 बूथ थे। तो वहां पर एक भीड़ सी चल रही थी, लेकिन वो सत्ता को बदलने की
कोशिश में लगे हुए थे। सारे वोटर सत्ता को बदलने में लगे हुए थे। और वहीं जो हमारे हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र थे, वहां पर भीड़ का नाम नहीं था, लेकिन वोटर आ रहे थे और जा रहे थे और अपनी वोटिंग करके अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे। बिल्कुल। और राजेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं सुपौल से। राजेश, सुपौल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उनमें किस तरह से आपको जोश दिख रहा था? क्या वो अपने मुद्दों को लेकर सजग थे? उन्हें पता था कि उन्हें किस तरह से वोटिंग करनी है, किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है? क्योंकि बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या वो यहाँ पर हावी होता हुआ दिखाई दिया? राजेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रमोद, आपसे हम जानना चाहेंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनका क्या रुझान है? जी, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टाइम पे जो वोटर है, जो युवा बेरोजगार था, काफी जो मुझे लग रहे थे, बजायों में इस तरह का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं दिखा है और युवा ज्यादातर भाजपा को जाता हुआ लग रहा है। लेकिन एक बजायों के समीकरण जो थे, यहाँ पर बजाई लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ 50% मतदाता अहम और दाई के फैक्टर के होते हैं और उस फैक्टर में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी उनका जो समर्थन हासिल करने में कहीं ना कहीं कामयाब रही है। मुसलमान जी, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस पूरी चर्चा के लिए। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के माड़ा लोकसभा क्षेत्र से। बड़ी खबर, एक शख्स ने ईवीएम को जलाने की कोशिश की है। अधिकारियों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। सोलापुर के सांगोला तालुका के बादलवाड़ी की ये घटना बताई जा रही है। तो यहाँ पर ईवीएम को जलाने की कोशिश की गई है। अधिकारियों ने इस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। सोलापुर के सांगोला तालुका में ये घटना घटी है, जहां पर महाड़ा लोकसभा क्षेत्र है ये, और यहाँ के ईवीएम को जलाने की कोशिश की एक शख्स ने। ये बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से। अधिकारियों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। यहाँ पर इस युवक ने इस ईवीएम को जलाने की कोशिश की। सोलापुर के सांगोला तालुका के बादलवाड़ी की ये घटना है, महाराष्ट्र के माड़ा लोकसभा क्षेत्र से। ये बड़ी खबर इस वक्त मानी जा रही है क्योंकि एक शख्स ने यहाँ पर ईवीएम को जलाने की कोशिश की है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से इसने ईवीएम को जलाने की यहाँ पर कोशिश की है। हालांकि अधिकारियों ने, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर इसे जलाने की कोशिश की जा रही है। केरोसिन यहाँ पर छिड़का जा रहा है ईवीएम पर और उसके बाद आग लगाने की पूरी कोशिश की गई। न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर ईवीएम में आग लगाने की कोशिश करता हुआ ये युवक साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अधिकारियों ने अब इसे पुलिस के हवाले कर दिया है। तो सोलापुर के से जुड़ा ये मामला है, महाराष्ट्र के माड़ा लोकसभा क्षेत्र से ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ईवीएम को आग लगाने की कोशिश की गई। न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईवीएम को जलाने की कोशिश करता हुआ युवक दिखाई दिया और न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोलापुर के सांगोला तालुका के बादलवाड़ी की ये घटना है। तो ईवीएम को जलाने की कोशिश यहाँ पर की गई है और तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर ईवीएम में आग लगाने की कोशिश की गई और जो डाटा इसके अंदर था उसे नष्ट करने की कोशिश यहां पर की गई है। महाराष्ट्र के माड़ा लोकसभा क्षेत्र की एक घटना, एक शख्स ने ईवीएम को जलाने की कोशिश की है और जो डाटा इसमें स्टोर होगा उसे पूरी तरह से खत्म करने का इरादा इस शख्स का रहा होगा। न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये घटना घटी है। तो सोलापुर के सांगोला तालुका के बादलवाड़ी की ये घटना है। न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक शख्स ने ईवीएम को जलाने की कोशिश यहां पर की है और जो डाटा है वो उसे पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश यहां पर होती दिखाई दी। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में चुनावी जनसभा की और यहां पीएम मोदी ने राजनीतिक विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने इशारों ही इशारों में आरोप लगाया कि वो एक खास समुदाय के लोगों को पीएम मोदी के खिलाफ वोट करने के लिए कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट जिहाद की घोषणा की है, पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है, पीएम मोदी ने आगे कहा कि मतदान के हर चरण के बाद कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम चरम पर पहुंच रहा है।
कांग्रेस के एक पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान निर्दोष है। कांग्रेस के इरादे कितने भयानक हैं, इनकी साजिश कितनी खतरनाक है, ये समझने के लिए आपको उन लोगों की बातें सुननी होगी। और इसके बाद पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के धार, महाराष्ट्र के अंबेडकर नगर और बीड़ में चुनावी जनसभाएं की। यहां भी पीएम ने विपक्ष को लेकर अपना रुख कायम रखा और जनता के सामने उनके एक एक मुद्दे गिनाकर निशाना साधते नजर आए। वोट ने भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाया। आपके एक वोट ने मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज की गारंटी दी। आपके एक वोट ने युवाओं के भविष्य को संवार दिया, अपार अवसर खड़े कर दिए। आपके एक वोट ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। ये इंडी गठबंधन वाले किसके लिए चुनाव लड़ रहे रे? वो चुनाव लड़ रहे हैं अपनी अपनी विरासत बचाने के लिए, अपने बच्चों को अपनी पार्टी सौंपकर जाने के लिए। इन्हें आपके सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडी वालों के लिए कहावत फिट बैठती है, अपना काम बनता, अपना काम बनता। भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, ये कौन कहता है? ये आदत किसकी है? अब जिनके लिए आपको इतनी कहावत मालूम है, तो फिर आप इनके लिए क्या सोचेंगे भाई? वोट जिहाद आपको मंजूर है? पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। सोचिए कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है। हताशा, निराशा ने कांग्रेस को कहां ले जाकर के पटका है। और इस वक्त बड़ी खबर पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। सीबीआई हाई कोर्ट के मुताबिक नहीं उठाएगी कोई कदम। सुप्रीम कोर्ट ने जांच जारी रहने का आदेश दिया है। अवैध नियुक्तियों को लेकर वेतन वापस करने का निर्देश भी दिया है। तो सीबीआई हाई कोर्ट के मुताबिक नहीं उठाएगी कोई कदम। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच जारी रहने का आदेश भी जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अवैध नियुक्तियों के वेतन वापस करने का निर्देश दिया गया है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती मामला, जिसमें अवैध नियुक्तियां अगर की गई हैं तो वेतन वापस करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सीबीआई हाई कोर्ट के मुताबिक नहीं उठाएगी कोई कदम। तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच जारी रहने का आदेश दे दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, अवैध नियुक्तियों के वेतन वापस करने का निर्देश भी दे दिया गया है।
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती ये मामला है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। सीबीआई हाई कोर्ट के मुताबिक नहीं उठाएगी कोई कदम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जांच जारी रहने का आदेश भी जारी कर दिया है। तो अवैध नियुक्तियों के वेतन वापस करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर शिक्षक भर्ती मामला जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। सीबीआई हाई कोर्ट के मुताबिक नहीं उठाएगी कोई कदम, और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जांच जारी रहने का आदेश भी दे दिया है। तो ये बड़ी खबर, अवैध नियुक्तियों के वेतन वापस करने का निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती मामला है ये, जिसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। सीबीआई हाई कोर्ट के मुताबिक अब कोई कदम नहीं उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच जारी रहने का आदेश जारी किया है। तो अवैध नियुक्तियों के वेतन वापस करने का निर्देश भी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती मामला जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी गई है, और सीबीआई हाई कोर्ट के मुताबिक अब कोई कदम नहीं उठा सकती है, साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने जांच जारी रहने का आदेश भी जारी किया है। वहीं अवैध नियुक्तियों के वेतन वापस करने का निर्देश भी दे दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती मामला है ये, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और इस पर कलकत्ता हाई कोर्ट का जो अंतरिम आदेश था सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। आगे बढ़ते हैं। केरल बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है कि केरल में लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे, और उन्होंने कहा कि सभी बूथों से रिपोर्ट बेहद उत्साहजनक नजर आ रही है। बीजेपी ने पिछले 75 सालों से चली आ रही बाईपोलर सियासत को ट्रायंगुलर बना दिया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस बार केरल में बीजेपी कम से कम 5 सीटें जीतेगी। has a good practice of review meetings post-election. All parties do it, so we have also done it, and it was very encouraging to hear the reports from all booths. BJP has created, and Modi ji has changed the Kerala politics from a bipolar politics which was there for 75 years. Now it's a tripolar politics. BJP has arrived, and BJP will win at least 5 seats in Kerala this time. I can only say one more thing, that in South India, BJP will be the party with largest number of MPs. और वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के मालदा में महिलाओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। महिलाओं ने अपने क्षेत्र में विकास के मुद्दों को लेकर विरोध जताया, और महिलाओं ने मतदान केंद्र के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जहांगीरपुर और मुर्शिदाबाद सीटें शामिल हैं। काम नहीं होता है, एमपी एमएलए कोई भी यहाँ पर नहीं आते हैं। 2 ब्रिज है, सड़क है, हर बार बारिश में हम लोगों के बच्चे, महिलाएं, गर्भवती जो महिला है उसने सब हर बार कुछ ना कुछ समस्या होता ही रहता है। कोई भी यहाँ पर नहीं आता है। हम लोगों को एक ही भी समस्या है कि हम लोगों की बातें उन लोग हर सरकार को, गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। बच्चा सब पढ़ते जाती है, नैया डूब जाती है। ग्राम समाज लोग मिल करके उसको बच्चा गुला को उठाने की कोशिश करता है। उसमें केहू भी बच्चा मिलता है, कभी कोनो बच्चा मिलता है, कभी किसको बाप माई के प्राण तकनीक कैसा रहती है। सब दिक्कत 45 साल से मेरा तो शादी हुआ। तीसरे फेज की वोटिंग के बीच कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने
पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पर हर हाल में सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है और नतीजतन देश के हर कोने में बेरोजगारी बढ़ी है। सोनिया गांधी ने कहा कि पिछड़े और अल्पसंख्यकों के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। देश में हालात बेहद खराब है, नफरत को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा और देश की मजबूती के लिए समर्पित है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है। राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूँ। लोकसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम रिजर्वेशन के मसले पर सियासत गर्मा गई है। लालू यादव के बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस छिड़ गई है। दरअसल आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। अब लालू यादव के इस बयान पर पीएम मोदी सहित बीजेपी के तमाम नेताओं ने निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लालू यादव कह रहे हैं कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज को मिला आरक्षण छीनकर पूरा आरक्षण ये लोग मुसलमानों को देना चाहते हैं और ये लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। हम आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था और ये लोग यही चाहते हैं ये लोग कि ये जो थर्ड फेज का जो चुनाव हो रहा है पूरा खुजली इनको खुजला रहा दे इनका। और हम थर्ड फेज में हम काफ़ी हमारे पक्ष में रिपोर्ट आ रहा है हमारे गठबंधन का। 400 पार का बात मतलब ये साइकोलॉजिकल एक असर देने के लिए लोगों के दिमाग में कि अरे यही जीतेगा। कहाँ से जीतेगा ये? 200 भी पार नहीं हो रहे हैं। बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण, और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।